भारतेंदु की रचनावलियों का संपादन किया है। मोर्चाबंदी के उपन्यासकार आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सर, हिंदी विभाग में काव्य शास्त्र और साहित्य की इतिहास दृष्टि जैसे मुश्किल विषयों पर बात करने की योग्यता और विनम्रता रखने वाले डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी, भाई महेंद्र जी, विद्याचल जी, रामविलास शर्मा की वर्ण साधना के लेखक आदरणीय कृष्ण सर, अमित पांडे जी, रवि जी, राजकुमार जी, आज के कवि श्री प्रकाश शुक्ल जी और मैडम सुनीता मैडम, आज बहुत सारे नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें संभवतः मैं पहली बार देख रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए श्री प्रकाश जी का कृतित्व भी नया होगा, हो सकता है अनजाना होगा। तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए इस दृष्टि से लाभदायक है कि आप जान सकें कि आप ही के विभाग के एक प्रोफेसर के कृतित्व और व्यक्तित्व में कौन सी अच्छी बातें हैं। आज किसी न किसी रूप में आपके सामने ये बातें आएंगी। मैं इस पुस्तक के लिए सबसे ज्यादा आभारी हूं। सामने बैठे हुए हैं, पीछे अमित है ना, अमित कुमार, पूजा, जूही और वो अक्षर पांडे। एक बार आप लोग चेहरा जरूर दिखा दीजिए। नए लोग हैं, आपको शायद नाम से नहीं जानते होंगे। हाँ, जरा एक बात हो जाएंगे, जरा उधर देखिए। मैंने इसलिए आप लोगों से परिचित करवाया कि इस किताब में जो कुछ जाना था मैंने केवल उसका चयन किया था, लेकिन आप चारों लोगों ने मिलकर उसका पाठ, उसकी सॉफ्ट कॉपी वर्ड फाइल में बना करके आप लोगों ने मुझे दी थी। इन चारों का बहुत बड़ा योगदान है इस किताब की तैयारी में। अन्यथा इतनी बड़ी किताब को तैयार करना, प्रूफ देखना आसान काम नहीं होता है। लेकिन इन तेजस्वी विद्यार्थियों के प्रताप से यह बहुत जल्दी तैयार हो गई थी किताब। जब वह कार्यक्रम होने वाला था तो केवल इसी किताब की योजना बनी थी। और मैंने जब कहा था कि 60 का पाठ है तो श्री प्रकाश सर को कुछ खतरा महसूस हुआ था। ये नाम थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, कहीं सठियाने उठियाने का भाव न इसमें निकलने का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 60 का होना जरूरी नहीं है सठियाने के लिए। जवानी में भी आदमी सठियाता है और कई लोग शुरू से ही सठियाए रहते हैं, जिंदगी भर सठियाए रहते हैं। दरअसल 60 की उम्र बायोलॉजिकल ढंग से भी और नॉन बायोलॉजिकल ढंग से भी दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। ऊर्जा इसके बाद थोड़ी घटती है। 60 वर्ष तक आपने जो मेहनत की है, रचा है, विवेक जी को नमस्कार, आपने जो रचा है वह आपकी क्षमता से कई बार सृजित होता है, कई बार आपकी बहुत सारी ऊर्जा के कारण भी सृजित होता है और धीरे धीरे हमें घटना होता है। तो 60 वर्ष की उम्र तक श्री प्रकाश जी की 32-35 वर्षों की जो लिखत है, उससे कौन सा साहित्यिक व्यक्तित्व उनके सामने, हम लोगों के सामने आ सकता है,
इसी की तैयारी इस किताब में की गई थी और हमने कोशिश की थी कि जो कुछ प्रतिनिधि नजर आता है उसे सामने लाया जाए। ये कोशिश है, इसके बावजूद बहुत कुछ छूट जाता है। हर संपादक की एक सीमा है और संचयन की भी एक सीमा होती है। 15 वर्ष का समय सर आपके पास और है। अमृत महोत्सव आ जाएगा और तब आपकी रचनावली ही आ पाएगी, क्योंकि उसके बाद संभावना और खत्म होने लगती है। और मान लेना चाहिए कि रचनावली आ जाए ताकि सब कुछ एक जगह हो। इनसे फायदा क्या है? क्या ये केवल अपने यश की कामना के लिए है? 2016 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे 75 वर्ष के हुए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। एक किताब मेरी भी आई थी पांडे जी के लेखन पर। मैंने सर से कहा था कि आपका समग्र आ जाता, रचनावली आ जाती तो मूल्यांकन में सुविधा होती। आप अनुमति दें या किसी से भी आप जिसे पसंद करें इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहें, लेकिन सर ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। कहा कि जीते जी अपना श्राद्ध करने जैसा है रचनावली निकालना, बाद में जिसे निकालना होगा वो निकालेगा। विवाह आदमी थे, कह गए। लेकिन मुझे लगता है कि आज का समय थोड़ा सेल्फ अप्रेजल का भी समय है। अपनी चीजों की ढंग से प्रस्तुति में रुचि लेना आज के समय में कोई खराब बात नहीं मानी जाती। आप ही से कहा जाता है कि आप अपनी विशेषता बताइए। पहले उसको बेशर्मी कहा जाता था कि आप अपने बारे में क्या बताएं। अब आपको बताना पड़ेगा। नौकरी में भी पूछा जाता है कि सर रिपोर्ट दीजिए, क्या क्या है। इस किताब में 2-3 बातें कहने की कोशिश की गई है जो हमारी पीढ़ी आगे वाली सामने बैठी है, उनकी सुविधा को भी थोड़ा ध्यान में रखकर इसमें कुछ काम किया गया है। आप जब भी पीएचडी करते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, तो किसी लेखक के लिखे हुए की एक सिनॉप्सिस और उसका अध्यायीकरण करते हैं ताकि काम हो सके। किसी भी नए लेखक रचनाकार के बारे में जब मूल्यांकन होता है तो यह समस्या खड़ी होती है कि किस निगाह से उस पर बात की जाए। कोई भी आलोचक जब हाथ लगाता है कि इस ढंग से इन पर बात की जाए तो कोई शुरुआत जो होती है जरा मुश्किल होती है। उसमें असहमतियां हो सकती हैं, परेशानी आती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो बात कही जा रही है विशेषता के रूप में, ये विशेषता उनमें है ही नहीं, ऐसा लग सकता है। लेकिन प्रोसेस तो यही है। इस किताब में गद्य और कविता दोनों को मिलाकर कुछ शीर्षक मैंने रखे, जैसे लोकधर्मी आलोचना से लेके लोकवृत्त तक, और इन दोनों चीजों की चिंता श्री प्रकाश जी की किताबों में दिखाई पड़ती है। कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं उसमें। एक जागतिक आचार्य और विवादित आचार्य, इन शब्दावलियों के साथ एक अंश रखा गया है। जागतिक आचार्य के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक किताब है इनकी, और नामवर जी के साथ बहुत सारे विवादों को वो आमंत्रण देते थे। उनका उनमें खड़े होने की ताकत थी। उनसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा। श्री प्रकाश जी ने भी सीखने की कोशिश की है। तो
इन सबके बीच से श्री प्रकाश जी आचार्यत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसका कुछ लेखा जोखा उसमें मिलता है। इसी तरह से महामारी जब आई थी तो आपकी एक किताब आई थी महामारी और हिंदी कविता, और वाया नई सदी में भी महामारी पर कुछ कविताएं आपकी आई थी। महामारी को लेकर के पूरी परंपरा का अध्ययन आपने रैदास, तुलसी से लेकर मदन कश्यप तक की कविता में आपने अध्ययन किया। दुनिया भर में महामारियों को लेकर रचनाकारों ने जिस तरह की बात की थी उसके कुछ पक्ष को श्री प्रकाश जी ने रखने की कोशिश की। हिंदी में ऐसा करने वाले कुछ लेखक और हैं, लेकिन यह काम रेयर ढंग का काम था। उस पर भी इसमें कुछ बातें की गई हैं। कविता पर विशेष रूप से मेरा ध्यान रहा, क्योंकि मैंने जो काम किया श्री प्रकाश जी पर, और जितने वर्षों से मैं उनकी रचनाओं से जुड़ा हुआ हूं, तो कविता का पक्ष ही उसमें महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए मेरा ज्यादा ध्यान उसी पर गया। बाकी को भी मैंने थोड़ा लगाया है, लेकिन कविता पर मेरा ज्यादा ध्यान रहा। अभी राजकुमार जी ने उसमें से कुछ की चर्चा की। शहरों को लेकर उन्होंने चर्चा की। महानगर श्री प्रकाश जी की कविताओं में है ही नहीं। प्रायः गाजीपुर, इलाहाबाद, बनारस और कुछ गांव की स्मृतियां। श्री प्रकाश जी की कविताओं का भूगोल मोटा मोटी यही है। अगर कोई काम करना चाहेगा तो इसी भूगोल को ध्यान में रख करके उनकी कविताओं पर बात हो पाए। शहरों का क्या असर होता है कविता पर, वो गाजीपुर और बनारस के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए जो कविताएं हैं उनसे समझा जा सकता है। स्त्री विमर्श हमारे समय का एक महत्वपूर्ण विमर्श है। उस पर कुछ दूसरे ढंग की बातें आपकी कविताओं में मिलती हैं। दूसरे ढंग का मेरा मतलब है कि विमर्श की भाषा में आपकी कविताएं नहीं मिलती, लेकिन वह चेतना काम करती। किसी भी तरह के पारिभाषिक शब्दावली से, जर्नल से बचने की कोशिश प्रकाश जी अपनी कविताओं में हमेशा करते हैं। एक आग्रह उनमें बनारस को लेकर दिखाई पड़ता है, बनारसीपन को लेकर के। वह भी उनकी एक पहचान है। श्री प्रकाश जी की बहुत इच्छा है कि वे साहित्य के साथ संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सबसे जोड़ करके अपनी कविताओं को समृद्ध करें, और वे कोशिश भी करते हैं। नृत्य आकृतियां जैसी किताब उनकी इसी तरह की कोशिश है। काम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जो चाहेगा कि श्री प्रकाश जी पर मैं आलोचना की दृष्टि से कुछ लिखूं, तो उसके सामने ये पक्ष आ सकते हैं और इन पर विचार कर सकता है। यह किताब किसी बात का दावा नहीं करती है, बस केवल इतनी कोशिश थी कि अब तक का उनका जो कुछ लिखा हुआ है उसके आधार पर उनका साहित्यिक व्यक्तित्व किस रूप में समझा जा सकता है, उसकी एक झलक यहां रख दी जाए, ताकि कोई पूरा न पढ़ना चाहे तो इस किताब को पढ़कर आसानी से एक अंदाज लगा सकता है कि श्री प्रकाश जी के कौन कौन से पक्ष हैं जो साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान हैं। बाकी मंच पर विश्लेषण के लिए इस किताब की शक्ति और सीमा को बताने के लिए समर्थ लोग बैठे हैं। अब इस किताब के बारे में मूल्यांकन पर जो बातें होंगी वो आदरणीय वक्ताओं के द्वारा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।